तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोखा जो होता है मास्टर कैंग को हरा देता है। मास्टर कैंग खुद ही वहां पर घुटने टेक देता है और कहता है कि तुम्हें जितनी टोल टैक्स फीस चाहिए उतनी तुम ले सकते हो। और इस बात से बाकी के सभी सीनियर ब्रदर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, इसने यहाँ पर मास्टर कैंग को कैसे हरा दिया। लेकिन उन्हें वहां पर से काफी सारी टोल टैक्स फीस मिलती है, यानी कि वे काफी बड़ा बैग भरकर टोल फीस लेकर वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चीफ जो होता है वो जोखा से कहता है कि जोखा तुमने वहां पर किया क्या। तो जोखा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस वहां पर उसकी तलवार को काटा। तो वो उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर इस तरह की तलवारबाजी की टेक्निक कहाँ से सीखी है। तो जोखा कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि सीनियर ब्रदर सेकंड ब्रदर ने मुझे यहाँ पर ये टेक्निक सिखाई थी, उसने मुझे डीमन स्लैशिंग ब्लेड टेक्निक सिखाई थी, डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई थी, वही टेक्निक तो मैंने यहाँ पर यूज की है। तो ये बात सुनने के बाद से चीफ वहां पर सोच रहा होता है ये जहाँ पर इसने जो टेक्निक यूज की थी वो डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक के जैसी ही थी, लेकिन डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक और साथ में मैंने जिस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है वो टेक्निक हेवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक है। वो दोनों ही लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, वो इस लेवल की टेक्निक्स नहीं है कि उन टेक्निक्स के साथ किसी दूसरे के ब्लेड को काटा जा सके। मुझे लगता है कि टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा लोअर लेवल की है, लेकिन इस लड़के की इंटरनल एनर्जी और इस लड़के की मार्शल आर्ट्स को समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इसने यहाँ पर लो लेवल की टेक्निक्स को भी हाई लेवल की टेक्निक्स में बदल दिया है। फिर साथ ही चीफ उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि इसने यहाँ पर इस टेक्निक को सीखा है और इसको अच्छे से मास्टर किया है। तो हमारा चीफ उसे कहता है कि क्या तुम वापस जाने के बाद हमें डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक दिखा सकते हो, क्या तुम अपनी टेक्निक दिखाओगे कि तुमने कैसे उसको मास्टर किया, हम लोग भी देखना चाहेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है, जहां पर मार्श जोन सभी के सामने अपनी तलवारबाजी की टेक्निक का प्रदर्शन दिखाने लगा है। वो अपनी तलवार को उठाता है और उनसे कहता है कि जरा गौर से देखना, और इसी के साथ ही हमारा जोन वहां पर अपनी तलवारबाजी को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वहां पर उनके सामने अपनी तलवार के साथ स्ट्राइक्स लगाकर उनको दिखाता है वो सभी लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तो फाइनल के ऊपर वो सामने एक बड़े से पेड़ के ऊपर अपनी स्ट्राइक लगाता है। जैसे वहां पर डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक के साथ पेड़ पर स्ट्राइक लगाता है तो बड़ा सा पेड़ जो होता है वहां पर 2 टुकड़ों में कट जाता है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। अब ये देखने के बाद वो सभी लोग हैरान परेशान वहां पर खड़े होते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया। ये डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेकंड ब्रदर जिसने उसे ये टेक्निक सिखाई थी वो खुद भी ये सब कुछ नहीं कर सकता, जबकि हमारा जोन जो है वो इतना सब कुछ कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग फिर साथ ही उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और भागते हुए उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि सेवंथ ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हो, क्या तुम हमें ये टेक्निक सिखा सकते हो, हम भी यहाँ पर ये टेक्निक सीखना चाहते हैं। हमें तो लगा था कि तुम एक कमजोर से लड़के हो, इसी वजह से हम तुमसे यहाँ पर खाना पकवाने का बर्तन धुलवाने का काम करवाते रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो, मैंने यहाँ पर पहली बार किसी को इस तरह से मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करते हुए देखा है, क्या तुम नेक्स्ट टाइम ये टेक्निक मुझे भी सिखा सकते हो। तुम्हारा जीवन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ये इतनी भी खास टेक्निक नहीं थी, मैं यहाँ पर सभी को सिखा सकता हूँ। तो जबकि चीफ साइड के ऊपर खड़ा होता है, साइड के ऊपर खड़े होकर सेकंड ब्रदर से कहता है डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक इतनी भी स्ट्रॉन्गर हो सकती है, क्या तुमने कभी सोचा था। वो कहता है नहीं, डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती, ये लड़का है जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ वो दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि यार ये लड़का आया कहां से है, हमें ये लड़का कैसे मिला और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से 5 पीक माउंटेन्स का ही दिखाया जाता है, क्योंकि काफी वक्त गुजर चुका है, 2-4 महीने गुजरने के बाद अब ये लोग जो होते हैं हर जगह के ऊपर जाते हैं जहां पर हमारा जोन फ्रंट पर आगे जाता है और जाकर उनके एस्कॉर्ट्स के साथ जो भी उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके साथ फाइट करता है और उनके पास से उनको फाइट में हराकर उनके पास से टोल टैक्स फीस ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनका बड़ा ही आसान हो चुका है, क्योंकि अब हमारे जोन को मार्शल आर्ट्स आती है और मार्शल आर्ट्स अपनी तलवारबाजी के साथ अपने ओपोनेंट्स को हरा देता है और ओपोनेंट्स को हराने के बाद उनके पास से काफी अच्छी खासी रकम लेते हैं। तुम्हारे जोन का नाम यहाँ पर कुछ ज्यादा फेमस होता जा रहा है। 5 पीक माउंटेन्स के ऊपर हमारे जोन का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है डीमन स्लेइंग ब्लेड स्वॉर्ड मैन के नाम से। तो इसी के साथ उसके नाम के पोस्टर भी लग चुके हैं, जहां तक कि म्यूरल मलाइस के अंदर भी लोगों को पता चल चुका है कि 5 पीक माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर आया है, जो कि हालांकि काफी ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है यानी ग्रीन फॉरेस्ट का वो बेस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, जिसे वहां पर से गुजरना होता है उसे वहां पर पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर इन लोगों के पास काफी सारे नए मेंबर्स भी ज्वाइन करवाने के लिए आते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि पिछले 1 महीने में हमारे पास बहुत सारे नए रिक्रूट्स आए जो कि चाहते हैं कि वो हमारे बेस का हिस्सा बन जाए। तो चीफ भी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ जोखा की वजह से हो रहा है, क्योंकि जोखा की रेपुटेशन आसपास के गांव में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ठल्ले लोग हमें ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। और इस बार भी उनके पास काफी सारे लोग आए होते हैं, हर रोज यहाँ पर नए लोग उनके पास आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा सेकंड ब्रदर कहता है कि इन सभी लोगों को मिलाकर हमारे पास टोटल 25 लोग हो जाएंगे जो कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमारे पास तो काफी सारे मेंबर्स हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब ग्रीन फॉरेस्ट के किंग जब वापस आएंगे तो आने के बाद देखेंगे कि हमारे पास लोग पूरे, हमें सिर्फ 10 लोग इकट्ठे करने थे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है कि अब जबकि इनके पास लोग ज्यादा हो चुके हैं तो इन्हें यहाँ पर जंगल में लकड़ी काट कर अपने लिए बेस बनाना होगा। तो वो लोग वहां पर अपने लिए
लिए रहने के लिए घर बनाते हैं और साथ ही वहाँ पर अलग अलग रूम्स बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, अड्डे बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने अपने लिए रहने के लिए बंदोबस्त कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि इनमें से एक घर जो होता है उसके अंदर कुछ नए लोग आते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 25 पहले थे और उसके बाद जब 5 नए लोग आते हैं तो 5 लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसे शैतान लोग होते हैं जो कि खुद यहाँ पर चीफ बनना चाहते हैं। तो वो लोग इनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तो इनमें से एक एल्डर होता है जिसने अपने एक बंदे को वहाँ पर काम पर लगाया होता है। तो वो उसे कहता है कि सर आपको यहाँ पर बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। वो लोग तो अगर उन्हें आप एक पंच भी मारेंगे तब भी वो लोग मर जाएंगे, यानी कि वो इतने कमजोर हैं, उनमें से कोई भी आपका मुकाबला करने के लायक नहीं है। और ऊपर से उनका चीफ और वाइस चीफ दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो ये बंदा जो होता है इसका नंबर 29 होता है और बंदा जो होता है वहां पर अपने चीफ को सभी सारी बातें बता रहा होता है और उसे बताता है कि इनका जो चीफ है उसने एक टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसे हेवन एंड अर्थ ब्लेड टेक्निक कहा जाता है, जिसे उसने यहाँ पर एक ड्रग पैडलर से सीखा था। कभी वो भी यहाँ पर एक ड्रग पैडलर हुआ करता था और उसी से यहाँ पर उसने इस टेक्निक को सीखा था। और उनका जो वाइस चीफ है जो सेकंड ब्रदर है उसने डीमन स्लेइंग ब्लेड टेक्निक को सीखा और शावलिन के मॉन्क से, लेकिन वो भी उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये जो एल्डर होता है ये एल्डर इसका नंबर 26 होता है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस होता है क्योंकि इसे यहाँ पर एक डीमन का टाइटल दिया गया होता है। तो एल्डर नंबर 29 की बात सुनने के बाद कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा जबकि यहाँ पर जो हायर अप्स हैं उन सभी की मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा लो लेवल की हैं। इस तरह के किसी लो लेवल के लोगों को हम लोग कैसे सर्व कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि हम लोग यहाँ पर इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। लेकिन साथ ही एल्डर कहता है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि जबकि इनका चीफ और वाइस चीफ इतने ज्यादा कमजोर है तो फिर इन्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों का झंडा क्यों मिला होगा? ग्रीन फॉरेस्ट के एल्डर्स तो यहाँ पर परखने के बाद इन लोगों को अपना झंडा देकर गए होंगे। तो नंबर 29 उसे कहता है कि सर क्या वाकई में ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं? तो एल्डर से कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता कि ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा इन लोगों के पास है, ग्रीन फॉरेस्ट के मेंबर्स हैं ये लोग। तो इसी वजह से तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग इन लोगों को मारकर खुद चीफ बनकर ग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा बन सके, क्योंकि वैसे ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ किसी को अपना मेंबरशिप नहीं देते। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इनको अपनी मेंबरशिप पहले से मिल चुकी है तो हम लोग अगर चीफ को हटाकर चीफ की जगह के ऊपर खुद चीफ बन जाते हैं तो फिर हमें बड़ी आसानी से ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। मैं तो कई सालों से यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि उसके बाद मुझे ऑर्थोडॉक्स कमीने लोगों के सामने अपने सर नहीं झुकाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट की अपनी एक अलग पावर है। तो ये बात सुनने के बाद 29 उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, मैं यहाँ पर इस बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट की मेंबरशिप में हैं। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर मुझे बताया है और जिस तरह से यहाँ पर इनके चीफ और वाइस चीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को यहाँ पर इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। फिर यहाँ पर इन्हें क्यों एक्सेप्ट किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ नंबर 7 की वजह से हुआ है। नंबर 7 जियोन ज्योखा, जो कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों से पावरफुल है और मुझे लगता है कि वो जितना उसके बारे में कहा गया उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये 5 लोग जो हैं जब ये आकर तुम्हें चैलेंज करेंगे तो उस वक्त इन लोगों के साथ क्या होने वाला है।